अप्पी कौन बेताल पच्चीसी की पहली कथा है। यह कहानी राजा विक्रमादित्य की कुशाग्र बुद्धि व न्यायप्रियता और बेताल की चतुराई को दिखलाती है। राजा विक्रमादित्य के कंधे पर लटका बेताल कहानी की शुरुआत करते हुए बोला, वाराणसी नाम की एक नगरी है जहाँ भगवान शंकर का एक बहुत पुराना मंदिर है। कई सारे पुण्यात्मा लोगों के रहने के कारण वह नगरी कैलाश भूमि के नाम से भी जानी जाती है। किसी जमाने में उस नगरी में प्रताप मुकुट नाम का एक राजा शासन किया करता था। प्रताप मुकुट का वज्र मुकुट नाम का एक पुत्र था जो अपने पिता की ही भांति बहुत वीर, बहादुर और सुंदर था। राजा के एक मंत्री का बेटा उस वज्र मुकुट का घनिष्ठ मित्र था। एक बार वज्र मुकुट अपने उस मित्र के साथ जंगल में शिकार खेलने गया। वहाँ घने जंगल के बीच उसे एक तालाब दिखाई दिया जिसमें बहुत से कमल के सुंदर सुंदर पुष्प खिले हुए थे। दोनों दोस्तों ने तालाब के पानी से हाथ मुंह धोए और पास ही के बने महादेव के मंदिर में दर्शन करने हेतु चले गए। मंदिर से दर्शन करके वे जब बाहर आए तो उन्होंने देखा कि एक राजकुमारी अपनी कुछ सहेलियों के साथ वहाँ पर सरोवर में स्नान करने आई है। राजकुमारी के सुंदर रूप को देखकर राजकुमार वज्र मुकुट उस पर मोहित हो गया, जबकि मंत्री का बेटा पास ही के एक वृक्ष के नीचे बैठे आराम कर रहा था। राजकुमारी ने भी वज्र मुकुट को देख लिया था और वह भी पहली ही नज़र में उसकी ओर आकर्षित हो गई थी। राजकुमार वज्र मुकुट राजकुमारी के बारे में जानने के लिए काफ़ी उत्सुक था। वो उस बारे में सोच ही रहा था कि राजकुमारी ने खेल ही खेल में उसकी ओर संकेत करके अपना नाम पता भी उसे बता दिया। उसने एक कमल के फूल को लेकर कान से लगाया, दांतों से कुतरा, पैर के नीचे दबाया, फिर उसे अपने हृदय पर रखा। किंतु राजकुमार ने उस समय उसके इशारों का मतलब न समझा। वृक्ष के नीचे बैठे मंत्री के बेटे ने उन सारे इशारों का मतलब समझ लिया था। अंत स्मित मुस्कुराता हुआ अपने मित्र की हालत देखता रहा जो उस राजकुमारी के प्रेम बाण से आहत होकर राजकुमारी और उसकी सखियों को वापस जाते देख रहा था। राजकुमार वापस महल लौटा तो वह बहुत दुखी रहने लगा। उसकी दशा जलबिन मछली की भांति हो रही थी। जब से वह शिकार से लौटा था वह हर समय उस राजकुमारी की याद में खोया रहता था। उसके वियोग में उसका खाना पीना छूट गया था। राजकुमारी की याद आते ही उसका मन उसे पाने के लिए बेचैन होने लगता था। एक दिन मंत्री पुत्र राजकुमार से मिलने आया। अपने मित्र की ऐसी हालत देखी तो उसने राजकुमार से उसका कारण पूछा। राजकुमार की बात सुन मंत्री पुत्र बोला कि राजकुमारी का मिलना कठिन नहीं है। तब राजकुमार ने अधीरता से कहा, जिसका न तो नाम पता मालूम हो और न जिसके कुल का ही कोई पता हो, वह भला कैसे पाई जा सकती है? फिर तुम व्यर्थ ही मुझे भरोसा क्यों दिलाते हो? इस पर मंत्री पुत्र बोला, मित्र, उसने तुम्हें इशारों से जो कुछ बताया था क्या उन्हें तुमने नहीं देखा? सुनो, उसने कानों पर कमल रखकर बताया कि वह कर्नाटक राज्य में रहती है। दांतों को खुरचकर यह संकेत दिया कि वह दंतजीत राजा की कन्या है। अपने पैरों से कमल को दबाने का अर्थ था कि उसका नाम पद्मावती है और फिर कमल को हृदय पर रखकर यह सूचित किया कि उसका हृदय तुम्हें अर्पित हो चुका है। मंत्री पुत्र ने आगे बताया, मित्र, ये सारी बातें मैंने लोगों के मुख से सुन रखी थी, इसलिए मैंने उनके इशारों को समझ लिया जिससे उसने अपने देश आदि की सूचना दी थी। मंत्री पुत्र के ऐसा कहने पर राजकुमार को बेहद संतोष हुआ। राजकुमारी का पता लगाने का उपाय मिल जाने के कारण वह प्रसन्न भी था। वह अपने मित्र के साथ अगले ही दिन
आखेट का बहाना करके राजकुमारी की खोज में निकल पड़ा। कुछ ही दिनों में वो दोनों राजा दंतजीत के राज्य में पहुंच जाते हैं। तब वहाँ उन्हें एक वृद्ध महिला चरखा चलाते दिखी। मंत्री पुत्र ने घोड़ों को दाना पानी देकर उन्हें छिपाकर बांध दिया। फिर राजकुमार के सामने ही उस वृद्धा से कहा, हे माता, हम दोनों यहाँ नगर घूमने आए हैं। कुछ दिनों के लिए क्या तुम हमें यह रहने के लिए जगह दे सकती हो? उसकी वो प्यारी बातें सुन वृद्ध महिला के मन में ममता जाग उठी और उसने उन्हें वहाँ पर रहने के लिए जगह दे दी। मंत्री के बेटे ने उस वृद्ध महिला से पूछा, आप क्या काम करती है माता? आपके यहाँ कौन कौन रहता है? आप कैसे अपना गुजर बसर करती है? इन सारे सवालों का जवाब धीरे धीरे उस महिला ने देना शुरू किया। उसने कहा, मेरा एक पुत्र है जो राजा के यहाँ नौकरी करता है। मैं राजा की पुत्री पद्मावती की दासी थी। बूढ़ी हो गई हूँ, इसलिए घर में रहती हूँ। महाराज खाने को दे देते हैं और पूरे दिन में एक बार राजकुमारी से मिलने चली जाती हूँ। बुढ़िया के ऐसा कहने पर प्रसन्न होकर मंत्री पुत्र ने अपने उत्तरीय आदि वस्त्र उसे देकर संतुष्ट किया। फिर वह बोला, तुम हमारी माता के समान हो। पुत्र समझकर हमारा एक कार्य गुप्त रूप से कर दो तो हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। तुम राजकुमारी पद्मावती से जाकर कहो कि जिस राजकुमार को उसने सरोवर के किनारे देखा था वह यहाँ आया हुआ है। प्रेमवश उसने यह संदेश कहने के लिए तुम्हें वहाँ भेजा है। उपहार मिलने की आशा में वह वृद्ध महिला तुरंत ऐसा करने को तैयार हो गई। वह पद्मावती के पास पहुंची और वह संदेश पद्मावती को देकर शीघ्रता से लौट आई। पूछने पर उसने राजकुमार और मंत्री पुत्र को बताया, मैंने जाकर तुम लोगों के आने की बात गुप्त रूप से ही उससे कही। सुनकर उसने मुझे बहुत बुरा भला कहा और चंदन लगे अपने दोनों हाथों से मेरे दोनों गालों पर कई थप्पड़ मारे। मैं इस अपमान को सहन न कर सकी और दुखी होकर रोती हुई वहाँ से लौट आई। बेटे, स्वयं अपनी आंखों से देख लो, मेरे दोनों गालों पर अभी भी उसके द्वारा मारे गए थप्पड़ों के निशान मौजूद है। बुढ़िया द्वारा बताए जाने पर राजकुमार उदास हो गया, किंतु महाबुद्धिमान मंत्रीपुत्र ने उससे एकांत में कहा, तुम दुखी मत हो मित्र। पद्मावती ने बुढ़िया को फटकार कर चंदन से उजली अपनी 10 उंगलियों की छाप द्वारा तुम्हें यह बताने की कोशिश की है कि तुम शुक्ल पक्ष की 10 चांदनी रातों तक प्रतीक्षा करो। ये रातें मिलन के लिए उपयुक्त नहीं है। फिर मंत्रीपुत्र राजकुमार और पद्मावती की प्रेम कहानी को सफल बनाने के लिए बाजार में गया और अपने पास का थोड़ा सा सोना बेच आया। उससे मिले धन से उसने बुढ़िया के लिए उत्तम कपड़े गहने लाए और उसे उत्तम भोजन तैयार करने को कहा। इस तरह 10 दिन बिताकर मंत्रीपुत्र ने उस बुढ़िया को फिर पद्मावती के पास भेज दिया। बुढ़िया उत्तम उपहार के लोभ में यह कार्य करने के लिए फिर से तैयार हो गई। बुढ़िया ने लौटकर उन्हें बताया, आज मैं यहाँ से जाकर चुपचाप उसके पास खड़ी रही। तब स्वयं उसने ही तुम्हारी बात कहने के लिए मेरे अपराध का उल्लेख करते हुए केसरी रंग में अपनी 3 उंगलियों को डुबोया और रंग लगी अपनी 3 उंगलियों से मेरे हृदय पर आघात किया। इसके बाद में उसके पास से यहाँ चली आई। 3 रातें बीत जाने के बाद मंत्रीपुत्र ने अकेले में राजकुमार से कहा, तुम कोई शंका मत करो मित्र। पद्मावती ने केसर लगी 3 उंगलियों की छाप छोड़कर यह सूचित किया है कि वह अभी बीमार है, तो 3 दिन तक वो उसे नहीं मिल सकती। यह सुनकर मंत्रीपुत्र ने फिर बुढ़िया को पद्मावती के पास भेजा। उस दिन जब बुढ़िया पद्मावती के पास पहुंची तो उसने बुढ़िया का उचित स्वागत सत्कार किया और उसे स्वादिष्ट भोजन भी कराया। पूरा दिन वह बुढ़िया के साथ हंसती मुस्कुराती बातें करती रही। शाम को जब बुढ़िया अपने घर लौटने को हुई
तभी बाहर बहुत डरावना शोरगुल सुनाई दिया। हाय हाय, यह पागल हाथी जंजीरें तोड़कर लोगों को कुचलता हुआ भागा जा रहा है। बाहर से लोगों की ऐसी चीख पुकार सुनाई पड़ी। तभी पद्मावती ने उस बुढ़िया से कहा, राजमार्ग को एक हाथी ने रोक रखा है। उस रास्ते तुम्हारा जाना उचित नहीं है। मैं तुम्हें रस्सियों से बंधी एक पीढ़ी पर बैठाकर उस बड़ी खिड़की के रास्ते नीचे बगीचे में उतरवा देती हूँ। उसके बाद पेड़ के सहारे बाग की 4 दीवारी पर चढ़ जाना और फिर वहाँ से दूसरी ओर के पेड़ पर चढ़कर नीचे उतर जाना, फिर वहाँ से अपने घर चली जाना। यह कहकर एक रस्सी से बंधी पीढ़ी पर बैठाकर उसने बुढ़िया को अपनी दासियों द्वारा खिड़की के रास्ते नीचे बगीचे में उतरवा दिया। बुढ़िया पद्मावती द्वारा बताए हुए उपाय से घर लौट आई और सारी बातें जो कि तो राजकुमार और मंत्री पुत्र को बता दी। तब उस मंत्री पुत्र ने राजकुमार से कहा, मित्र, तुम्हारा मनोरथ पूरा हुआ। राजकुमारी ने बड़ी ही चतुराई से तुम्हें रास्ता भी बतला दिया है, इसलिए आज ही शाम को तुम वहां जाओ और इस मार्ग से राजकुमारी के भवन में प्रवेश करो। राजकुमार ने वैसा ही किया। बुढ़िया के बताए हुए तरीके द्वारा वह 4 दीवारी पर चढ़कर पद्मावती के बगीचे में पहुंच गया। वहां उसने रस्सियों से बंधी हुई पीढ़ी को लटकते देखा, जिसके ऊपर छज्जे पर राजकुमार की राह देखती हुई कई दासियां खड़ी थी। जो ही राजकुमार पीढ़ी पर बैठा, दासियों ने रस्सी ऊपर खींच ली और वह खिड़की की राह से राजकुमारी के पास जा पहुंचा। मंत्री पुत्र ने जब अपने मित्र को निर्विघ्न खिड़की में प्रवेश करते देखा तो वह संतुष्ट होकर वहां से लौट गया। अंदर पहुंचकर राजकुमार ने अपनी प्रिया को देखा। पद्मावती का मुख पूर्ण चंद्र के समान था, जिससे शोभा की किरणें छिटक रही थी। पद्मावती भी उत्कंठा से भरी राजकुमार के गले लग गई। राजकुमार ने गांधर्व विधि से पद्मावती के साथ विवाह रचा लिया और कई दिन तक गुप्त रूप से उसी के आवास में छिपा रहा। कई दिनों तक वहां रहने के बाद एक रात को उसने राजकुमारी से कहा, मेरे साथ मेरा एक मित्र भी आया है। वह यहाँ अकेला ही उस बूढ़ी महिला के घर में रहता है। मैं अभी जाता हूँ, उसकी कुशलता का पता करके और उसे समझा बुझाकर पुनः तुम्हारे पास आ जाऊंगा। यह सुनकर पद्मावती ने राजकुमार से कहा, आर्यपुत्र, यह तो बतलाइए कि मैंने जो इशारे किए थे उन्हें आपने किस तरह से समझ लिया। मैं तो तुम्हारे इशारे बिल्कुल नहीं समझा था। राजकुमार ने बताया, उन इशारों को मेरे मित्र ने ही समझकर मुझे बताया था। यह सुनकर और कुछ सोचकर पद्मावती ने राजकुमार से कहा, यह बात इतने विलंब से कहकर आपने बहुत अनुचित कार्य किया है। आपका मित्र होने के कारण वह मेरा भी अतिथि है। मुझे पहले उसका ही यथोचित स्वागत सत्कार करना चाहिए था। ऐसा कहकर उसने राजकुमार को जाने की अनुमति दे दी। तब रात के समय राजकुमार जिस रास्ते से आया था उसी से अपने मित्र के पास वापस लौट गया। पद्मावती से उसके इशारे समझाने के बारे में राजकुमार को जो बातें हुई थी, बातों बातों में वह सब भी उसने मंत्री पुत्र को कह सुनाई। मंत्री पुत्र ने अपने संबंध में कही गई इस बात को उचित न समझकर इसका समर्थन नहीं किया। इसी बीच रात बीत गई। सवेरे संध्या वंदन आदि से निवृत्त होकर दोनों बातें कर ही रहे थे, तभी पद्मावती की एक सखी हाथ में पान और पकवान लेकर वहां आई। उसने मंत्री पुत्र का कुशल मंगल पूछा और लाई हुई चीजें उसे दे दी। बातों बातों में उसने राजकुमार से कहा कि उसकी स्वामिनी भोजन आदि के लिए उसकी प्रतीक्षा कर रही है। पल भर बाद वह गुप्त रूप से वहां से चली गई। तब मंत्री पुत्र ने राजकुमार से कहा, मित्र, अब देखिए, मैं आपको एक तमाशा दिखाता हूँ। यह कहकर उसने एक कुत्ते के सामने वह भोजन डाल दिया। कुत्ता वह पकवान खाते ही तड़प तड़प कर मर गया। यह देखकर
आश्चर्यचकित हुए राजकुमार ने मंत्री पुत्र से पूछा, मित्र यह कैसा कौतुक है? तब मंत्री पुत्र ने कहा, मैंने राजकुमारी के इशारों को पहचान लिया था, इसलिए मुझे धूर्त समझकर उसने मेरी हत्या कर देनी चाहिए थी। इसी से तुम में बहुत प्रेम होने के कारण उसने मेरे लिए विष मिश्रित पकवान भेजे थे। उसे भय था कि मेरे रहते राजकुमार एकमात्र उसे में अनुराग नहीं रख सकेगा और उसके वश में रहकर उसे छोड़कर अपनी नगरी में चला जाएगा। इसलिए उस पर क्रोध न करो, बल्कि उसे अपने माता पिता के त्याग के लिए प्रेरित करो और सोच विचार उसके हरण के लिए मैं तुम्हें जो युक्ति बतलाता हूँ उसके अनुसार आचरण करो। मंत्री पुत्र के ऐसा कहने पर राजकुमार यह कहकर उसकी प्रशंसा करने लगा कि सचमुच तुम बुद्धिमान हो। उसने राजकुमार से कहा, आज रात को तुम पद्मावती के घर जाओ, वहाँ तुम उसे इतनी मदिरा पिलाना कि वह बेहोश हो जाए और वह किसी मृतक के समान जान पड़े। तब वह बेहोश हो तो इसी हालत में तुम एक त्रिशूल गर्म करके उसकी जांघ पर दाग देना और उसके गहनों की गठरी बांधकर रस्से के सहारे खिड़की के रास्ते से यहाँ चले आना। उसके बाद में सोच विचार कर कोई वैसा उपाय करूँगा जो हमारे लिए कल्याणकारी हो। राजकुमार ने वैसा ही किया। उसने पद्मावती को जी भरकर मदिरा पिलाई और जब वह बेहोश हो गई तो उसकी जांघ पर त्रिशूल से एक बड़ा सा दाग बना दिया और उसके गहनों की गठरी बनाकर अपने साथ ले आया। सवेरे स्मशान में जाकर मंत्रीपुत्र ने तपस्वी का रूप धारण किया और राजकुमार को अपना शिष्य बनाकर उससे कहा, अब तुम इन आभूषणों में से सोने का हार लेकर बाजार में बेचने के लिए जाओ, लेकिन इसका दाम इतना अधिक बताना कि कोई इसे खरीद न सके। साथ ही यह भी प्रयत्न करो कि इसे लेकर घूमते हुए तुम्हें अधिक से अधिक लोग देखें। अगर नगर रक्षक तुम्हें पकड़े तो बिना घबराए तुम कहना कि यह मेरे गुरु ने इसे बेचने के लिए मुझे दिया है। तब राजकुमार बाजार में गया और वहाँ उस हार को लेकर घूमता रहा। उधर राजकुमारी के गहनों की चोरी की खबर पाकर नगर रक्षक उसका पता लगाने के लिए घूमते फिर रहे थे। राजकुमार को हार के साथ देखकर उन लोगों ने उसे पकड़ लिया। नगर रक्षक राजकुमार को नगरपाल के पास ले गए। उसने तपस्वी के वेश में राजकुमार को देखकर आदर सहित पूछा, भगवान, सोने का यह हार आपको कहाँ से मिला? पिछले दिनों राजकुमारी के आभूषण चोरी हो गए थे, जिसमें इस हार का भी जिक्र था। इस पर तपस्वी शिष्य बना राजकुमार बोला, इसे मेरे गुरु ने बेचने के लिए मुझे दिया है, आप उन्हीं से पूछ लीजिए। तब नगरपाल वहाँ आया तो तपस्वी रूपी मंत्री पुत्र ने कहा, मैं तो तपस्वी हूँ, सदा जंगलों में यहाँ वहाँ घूमता रहता हूँ। संयोग से मैं पिछली रात इस स्मशान में आकर टिक गया था। स्मशान में मैं तब कर ही रहा था कि कहीं अचानक से वहाँ पर कई सारी डाकिनियाँ आई। मदिरा पीकर वह मायाविनी मतवाली हो गई और मुझे मुँह चिढ़ाकर मेरी उस रुद्राक्ष माला को लेने दौड़ी, जिसके मनकों के साथ मैं तप कर रहा था। जब उसने मुझे बहुत तंग किया तो मुझे उस पर क्रोध आया। मैंने मंत्र बल से अग्नि जलाई और उसमें त्रिशूल तपाकर उसकी जांघ पर दाग दिया। उसी समय मैंने उसके गले से यह सोने का हार खींच लिया था। अब मैं ठहरा तपस्वी, यह हार मेरे किस काम का नहीं, इसलिए मैंने अपने शिष्यों को इसे बेचने के लिए भेज दिया था। यह सुनकर नगरपाल राजा के पास पहुंचा और उसने राजा से सारा वृत्तांत कह सुनाया। राजा ने बात सुनकर उस सोने के हार को पहचान दिया। पहचानने का कारण यह था कि वह हार स्वयं राजा ने ही अपनी बेटी पद्मावती को उपहार स्वरूप भेंट किया था। तब राजा ने अपने एक विश्वास पात्र रुद्रा दासी को यह जांच करने के लिए राजकुमारी के यहाँ भेजा कि वह पद्मावती के शरीर का परीक्षण कर यह पता करे कि उसकी जांघ पर त्रिशूल का चिन्ह है या नहीं। रुद्रा दासी ने जांच करके राजा को बताया
कि उसने पद्मावती की जांघ पर वैसा ही दाग देखा है। इस पर राजा को विश्वास हो गया कि पद्मावती ही वह डाकिनी है। वह स्वयं तपस्वी वेशधारी मंत्रीपुत्र के पास गया और पूछा कि पद्मावती को क्या दंड देना चाहिए। तब वह स्वयं तपस्वी वेशधारी मंत्रीपुत्र के पास गया और पूछा कि पद्मावती को क्या दंड दिया जाए। वेशधारी मंत्रीपुत्र ने कहा, ब्राह्मण, राजा, गऊ, औरत, पुरुष और अपने राज्य में रहने वाले किसी से भी कोई बुरा काम हो तो उसे राज्य से बाहर निकाल देना चाहिए। यह सुनते ही राजा ने पद्मावती को राज्य से निर्वासित कर दिया। वन में निर्वासित कर दिए जाने पर भी पद्मावती ने आत्महत्या नहीं की। उसने सोचा कि यह अवश्य ही मंत्रीपुत्र ने ही राजकुमार से यह सब उपाय करवाया है। शाम होने पर तपस्वी का वेश त्याग कर राजकुमार और मंत्रीपुत्र घोड़ों पर सवार होकर वहां पहुंचे जहां पद्मावती शोकमग्न बैठी थी। वे उसे समझा बुझाकर घोड़े पर बैठाकर अपने देश ले गए। वहां राजकुमार उसके साथ सुखपूर्वक रहने लगा। बेताल ने पद्मावती की यह प्रेम कहानी सुनाकर राजा विक्रमादित्य से पूछा, हे राजन, आप बुद्धिमानों में श्रेष्ठ हैं। अंत मुझे यह बताइए कि यदि राजा क्रोधवश उस समय पद्मावती को नगर निर्वासन का आदेश न देकर उसे मारने का आदेश दे देता अथवा पहचान लिए जाने पर वह राजकुमार का ही वध करवा देता तो इन पति पत्नी के वध का पाप किसे लगता? मंत्रीपुत्र को, राजकुमार को अथवा पद्मावती को? इनमें से पापी कौन है? राजन, यदि जानते हुए भी तुम मुझे ठीक ठीक नहीं बतलाओगे तो विश्वास जानो कि तुम्हारे सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। बेताल के ऐसा कहने पर सब कुछ जानते हुए भी राजा विक्रमादित्य ने शाप के भय से उससे यो कहा, बेताल, इसमें न जानने योग्य क्या है? इसमें इन तीनों का कोई पाप नहीं है। जो पाप है वह राजा का है। बेताल बोला, इसमें राजा का क्या पाप है? जो कुछ किया वो तो इन तीनों ने किया। हंस यदि चावल खा जाए तो इसमें कौवे का क्या अपराध है? तब विक्रमादित्य बोला, उन तीनों का कोई दोष नहीं था। पद्मावती और राजकुमार कामाग्नि में जल रहे थे। वे अपने स्वार्थ साधन में लगे हुए थे। उनका विचार नहीं करना चाहिए। मंत्रीपुत्र ने भी अपने मालिक की इच्छा पूर्ति की थी, अंत वो भी निर्दोष है। लेकिन राजा अवश्य पाप का भागी था। राजा होकर भी वह नीति शास्त्र नहीं जानता था। उसने अपने गुप्तचरों द्वारा अपनी प्रजा से भी सच झूठ का पता नहीं लगवाया। वह दूरतों के चरित्र को नहीं जानता था। फिर भी बिना विचारे उसने जो कुछ किया उसके लिए वह पाप का भागी हुआ। शव के अंदर प्रविष्ट उस बेताल से जब राजा ने मौन छोड़कर ऐसी युक्ति युक्त बातें कही, तब उनकी दृढ़ता की परीक्षा लेने के लिए अपनी माया के प्रभाव से वह राजा विक्रमादित्य के कंधे से उतरकर इस तरह कहीं चला गया कि वह राजा को पता भी नहीं चला। फिर भी राजा घबराया नहीं। राजा विक्रमादित्य ने उसे फिर से ढूंढ निकालने का निश्चय किया और वापस उसी वृक्ष की ओर लौट पड़ा। राजा विक्रमादित्य बेताल को लाने के लिए उन्हें शिशिम्पा वृक्ष के नीचे पहुंच गया। उसने बेताल को उतारकर अपने कंधे पर डाला और चलना शुरू किया। बेताल ने राजा विक्रम को फिर यह कहानी सुनानी शुरू की। मंदावती इसकी पत्नी है। आज की कहानी आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट में लिखकर ज़रूर बताना। अगली वीडियो में हम फिर से एक नई कहानी देखेंगे। मंदावती किसकी पत्नी है? यह कहानी सुनने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।